Hi guys, this is Ghulam Ali Raza and you are watching English with Ghulam Ali Raza। आज के दिन हम लाहौर बोर्ड का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का ग्रुप वन है जी हमारे पास। एमसीक्यूज का पोर्शन शुरू करते हैं जी। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है जी, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। पहला ऑप्शन हमारे पास है जी, शी डैश हर कैट वेरी मच। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर सिंगुलर है, आपके पास सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम एस या यस का भी इजाफा करते हैं। तो चूंकि शी हमारे पास सिंगुलर है तो इसलिए हम क्या है, शी लव्स हर कैट वेरी मच। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी। दूसरा हमारे पास है जी, शी डैश हर वर्क व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। तो शी वाज डूइंग हर वर्क व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। वो अपना काम कर रही थी जब मेहमान आए। तीसरा सवाल आपके पास है जी, इट डैश टू रेन एन आवर एगो। एक घंटा पहले बारिश हुई। तो इट बिगेन टू रेन एन आवर एगो। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आई डैश यू सिंस मंडे। तो सिंस हमें बता रहा है कि यहाँ हमारे पास कोई हैज़ बिन या हैव बिन में से कुछ आएगा। तो डेफिनेटली हमारे पास आई के साथ हम हैव लगाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पे फिर सिंस आ गया। तो सिंस हमें बता रहा है कि हैज़ बीन या हैव बीन में से कुछ आएगा। तो चूंकि शी है तो शी सिंगुलर है, तो शी के साथ हम क्या है, हैज़ बीन लगाएंगे। तो शी हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock। आगे हमारे पास है जी, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल्स शीट। तो हमने करेक्ट स्पेलिंग चूज करने हैं। तो पहला स्पेलिंग हमारे पास है जी, जोकंड। तो जोकंड हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है जी। ये डैफोडिल से लिया गया, इन द जोकंड कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स। जोकंड का मतलब होता है खुशगवार या इस तरह का, अच्छा मिजाज वाला, इस तरह का कुछ। दूसरा है जी, डिवोशन। डिवोशन हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है जी। ये पैट्रियटिज्म से लिया गया है, पैट्रियटिज्म। डिवोशन मीन लॉयल्टी या वफादारी। तीसरा आपके पास है जी, एलोक्वेंटली। एलोक्वेंटली, तो ये एलोक्वेंटली आपके पास जी ऑप्शन ए करेक्ट है जी। ये आपके पास लिया गया है जी चैप्टर 1 से। आगे आपके पास है जी, नोमन क्लेचर। नोमन क्लेचर क्या होता है जी आपके पास, ये ऑप्शन डी करेक्ट है आपके पास जी। ये कायद वियन एंड पाकिस्तान से लिया गया है, जिसमें कायद आज़म की स्पीच से ये लिया गया। नोमन क्लेचर का मतलब होता है नाम देने का जो सिस्टम होता है, वो होता है नोमन क्लेचर। आगे है जी, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल्स शीट। तो पहला सिनोनिम हमारे पास है जी, सिनोनिम ऑफ क्यूरेटिव इज, क्यूरेटिव मीन होता है हीलिंग, मतलब ज़ख़म भरने वाला या क्यूर होना, ठीक होना ज़ख़म के बाद। दूसरा है पीवेट। पीवेट का मतलब होता है मरकज़ी नुक्ता। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल पॉइंट, ऑप्शन ए करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 12 आपके पास है जी, द एंटोनिम ऑफ द कवर्ड इज। कवर्ड इज तो दैट इज एक्सपोज्ड। तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। द सिनोनिम ऑफ द वेंचर इज। वेंचर का मतलब ये आपके पास हज़रत अस्मा से लिया गया है। तो वेंचर का होता है जी अंडरटेक। MCQs number 14. Situated in Istanbul, it is the biggest, sorry, it is the largest masjid. Antonym of the underlined word is largest। का एंटोनिम बताना है तो ये जी आ जाएगा जी स्मॉलेस्ट। एंटोनिम होता है मुतजाद बताना, तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट आ जाएगा। आगे है जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स शीट। तो ग्रामर के मुताबिक आपने सही ऑप्शन बताना है जी। पहला है जी, लाइफ इज एन। लाइफ क्या है जी, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो लाइफ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जी। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू छू नहीं सकते या इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या है जी, लाइफ। लाइफ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। He came when night had fallen. The underlined clause is an adverb clause of कंडीशन, प्लेस, टाइम या रीज़न। तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम आ जाएगा। क्यों टाइम आ जाएगा जी, क्योंकि वो बता रहा है व्हेन नाइट हैड फॉलन। तो नाइट एक टाइम है ना, तो इसलिए नाइट हमको हम क्या है, टाइम के मीनिंग में ले गए। तो ये हमारी एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम हो जाएगी। द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। वो लम्हा जो खो गया वो हमेशा के लिए खो गया। तो यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा, रिफ्लेक्सिव है, रिलेटिव है, ये पोजेसिव है। तो ये आपके पास
रिलेटिव प्रोनाउन या इंडेफिनेट प्रोनाउन में से कुछ हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है जी वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है। रिलेटिव मतलब किसी भी दो क्लासेस में या दो फ्रेजेस में कनेक्शन को बनाता है रिलेटिव। तो यहाँ पे दो फ्रेजेस या दो क्लासेस नहीं है बल्कि एक ही सेंटेंस है। तो एक ही सेंटेंस में वो जो यूज हो रहे हैं प्रोनाउन, तो उसलिए से हम क्या है इंडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। तो वो लम्हा जो खो गया, ठीक है ना। तो इनडेफिनेट है, पता नहीं किस लम्हे की बात कर रहे हैं जी। ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन, तो ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लाजमी होता है जी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। MCQ नंबर 19 है जी, वाई डोंट यू गो अलॉन्ग विद यूर ब्रदर, द अंडरलाइन वर्ड इज preposition, कंजक्शन, इंटरजेक्शन या नाउन। तो विद आपको पता है आपके पास preposition ही है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए ही करेक्ट कंसीडर करेंगे जी हम। तो ये आपका MCQs हो गया। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जी। आगे हमारे पास अगला इसका पोर्शन जी। तो ये हमारे पास अगला सब्जेक्टिव पार्ट दिया गया है जी। तो इसमें पहला है जी, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और आप हमने कोई से 5 करने हैं। तो चलते हैं जी इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला सवाल जो सॉल्व किया है जी मैंने, वो है जी, वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक। पहले चैप्टर सेवियर ऑफ द मैनकाइंड से लिया गया है जी। वाई वाज कुरान पाक को अरबी ज़बान में क्यों नाजिल किया गया। द होली कुरान सेंट इन अरेबिक लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, क्योंकि ये एक फसी लोगों की ज़बान थी और एक बड़ी कंसाइज और कम्प्रीहेंसिव लैंग्वेज थी। तो इस वजह से कुरान पाक को अल्लाह पाक ने अरबी ज़बान में नाजिल किया। दूसरा सवाल है जी, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। पैट्रियटिज्म से लिया गया है। क्या द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, बस इतना आप याद रख लें, बाकी सवाल के अंदर ही है। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। गैर मुल्की हमले की सूरत में जो चीज़ आपको चौकन्ना रखती है वो आपका स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म ही होता है जी। अ, तीसरा सवाल आपके पास जी, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। तो मैंने लिखा है जी फंक्शन ऑफ मीडिया। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स इज़ टू प्रोवाइड टाइमली न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। तो जो सबसे ज़्यादा अहम काम होता है जी मीडिया का, वो हमें बर वक्त खबरें पहुंचाना होता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट वाज काइड्स कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, आप बड़ी दफ़ा बोर्ड में रिपीट हुआ है, तो लाहौर बोर्ड में भी ये आया हुआ है जी। तो ये चैप्टर नंबर 6 कायद विजन एंड पाकिस्तान से लिया गया है। तो कायद का कंसेप्ट क्या था आवर नेशन का। तो ही विश्ड आवर नेशन टू थिंक बियॉन्ड पर्सनल लोकल लिंगुअल एंड एथनिक आइडेंटिटीज़। कायद आज़म क्या चाहते थे कि हम अपनी ज़ातियात से, अपनी कौमियत से, अपनी ज़बान से थोड़ा सा अलग हो के, थोड़ा सा हट के सोचें। तो ही वॉज ऑफ द व्यू दैट मुस्लिम्स हैड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन। उनका ख्याल ये था कि मुसलमानों की एक अपनी तहजीब, एक अपनी सकाफ़त है। ओके जी, व्हाट डू द डैफोडिल रिप्रेजेंट इन द पोएम। देखें अब जी, मतलब जब आप आंसर शीट में आंसर लिख रहे होते हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर में आपको दिया हुआ होता है उसी के मुताबिक आपने जवाब देना होता है, उसी के मुताबिक आपने आंसर शीट पे अपने नंबरिंग देनी होती है। ये नहीं कि आपने अपनी नंबरिंग नहीं देनी होती, आपने आंसर शीट, आपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से नंबरिंग देती है। जिससे मैंने पहले यार 4 क्वेश्चन सॉल्व किए तरतीब से, अब मैंने 4 के बाद 8वां क्वेश्चन किया, तो मैंने यहाँ पे 8वें की यहाँ पे हेडिंग दी है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 मेंशन किया हुआ है यहाँ पे जी। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल करना है जी। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने सॉल्व किया वो क्या है जी, व्हाट डू द डैफोडिल रिप्रेजेंट इन द पोएम। डैफोडिल पोएम में क्या रिप्रेजेंट करते हैं जी। द डैफोडिल रिप्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द पोएम। तो ये डैफोडिल ब्यूटी ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं जी। आगे आपके पास सेक्शन 2 है जी, जिसमें आपको पता है कि ट्रांसलेशन करनी होती है जी। तो ट्रांसलेशन देख लेते हैं जो कौन सी आई हुई है। तो ट्रांसलेशन आपके पास आई हुई है, पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए ताकत और हौसला देती है।
For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. एक मुहिब वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज़्ज़त आला इक़दार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. मुहिब वतन इन इक़दार की हिफाजत और सलामती के लिए कुर्बानी देते हैं। तो ये आपके पास तर्जुमा मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो दूसरा पार्ट जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, दैट इज़ द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव। ये सुल्तान अहमद मॉस्क से लिया गया है जी। तो मस्जिद रोशनियों से और मोमनों के दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाते हैं। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद ओवर द ईयर्स, अगरचे गुज़रे सालों में, ओवर द ईयर मतलब गुज़रे साल, गुज़श्ता साल, अगरचे गुज़रे सालों में नीली मस्जिद का बहुत कुछ खो चुका है। येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर, लेकिन इसने अपने मदाहों की, अपने सियाहों की मोहब्बत को नहीं खोया। अगरचे नीली मस्जिद का बहुत कुछ खो चुका है, बहुत सी इसकी खूबसूरत, इसकी शान व शौकत खो चुकी है, लेकिन इसने अपने सियाहों की मोहब्बत को नहीं खोया है जी। अगली लाइन का तर्जुमा करते हैं जी। द मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मोनूमेंट्स मीन होता है यादगार। तो मस्जिद दुनिया की सबसे ज़्यादा सैर की जाने वाली यादगारों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 4 समरी का है। तो समरी आई हुई है यहाँ पे डैफोडिल्स विलियम वर्थ की लाहौर बोर्ड में जी, 2022 के पेपर की बात कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पता है कि आपको 8 इडियम्स या फ्रेजेस या वर्ड्स दिए हुए होते हैं जिनके आपने जुमले बनाने होते हैं, सेंटेंस में चेंज करना होता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 को सॉल्व किया है। तो पहला है जी इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज़ अ कर्स, जहालत एक यह लानत है। नेशनलिज्म, वी शुड डेवलप द सेंस ऑफ नेशनलिज्म। अ क्लिक अवे, नाउ द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे। माइग्रेशन, Abu Jahl was mad with anger on the Rasul's migration. गेज का मतलब होता है घोरना। डोंट गेज एट मी, मुझ पे मत घोरो, मुझे टिकटकी बांध के ना देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज यार मैरिज। अपने क्या है दोस्त को खत लिखें जिसमें उसको आपने मुबारकबाद देनी है उसकी शादी के लिए जी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्रीहेंशन का होता है। तो इसमें देखते हैं जी कौन सी कंप्रीहेंशन आई हुई थी। तो इसमें कंप्रीहेंशन आई हुई है, मूसा वाज इन चीफ कमांड एंड द गेट्स वर इन हिज चार्ज। तो ये कंप्रीहेंशन आई हुई थी, ये आपने देख लेनी है। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा टेंसेस का होता है। तो इसमें भी 8 दिए हुए थे और मैंने 8 के 8 ही सॉल्व किए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें थोड़ी सी स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है, तो मैंने कोशिश किया कि इसके सब सब पार्ट्स को ही सॉल्व किया जाए। तो पहला आपके पास है जायदाद सब भाइयों में तकसीम कर दी गई है। तो ये आपको पैसिव वॉइस बन रहा है जी, पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बन रहा है जी। जायदाद सब भाइयों में तकसीम कर दी गई है, मतलब अब ये नहीं बताया गया कि किसने तकसीम की है, मतलब सब्जेक्ट को पैसिव रखा गया है ना, तो इसलिए हम इसे पैसिव वॉइस कहेंगे जी। जायदाद को सब भाइयों में तकसीम कर दी गई है। प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिवाइडेड अमंग बिरादर्स। अब देखें, अगर टू बिरादर्स होते तो फिर हम बिटवीन कह देते, तो लेकिन जब हम दो से ज़्यादा की बात करते हैं तो फिर हम अमंग लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अमंग। प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिवाइडेड अमंग बिरादर्स। हम गाड़ी में सवार हुए, वी बोर्डेड इन ट्रेन। हम गाड़ी में सवार हुए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके पास आया हुआ है जी। अगला आपके पास है जी, तलबा ने सबक सुनाया। स्टूडेंट्स रिसाइटेड द लेसन। तलबा ने सबक सुनाया, ये अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके पास आया हुआ है जी। वो हिरासत में नहीं लिया जा चुका है। हिरासत मतलब गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना। तो ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज़ नॉट अरेस्टेड, उससे मतलब गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है। खेतों को हमवार किया जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन उसका पैसिव वॉइस है जी। चूँकि हमें है सब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बताया गया, मतलब खेतों को हमवार तो किया जा रहा है लेकिन कर कौन रहा है ये नहीं बताया गया। तो यहाँ पे द फील्ड्स आर बीइंग प्लेन्ड, ठीक है ना, प्लेन्ड हमवार करना।
क्या तुम काम ख़त्म कर चुके हो? तो अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जी, हैव यू डन योर वर्क? क्या तुम काम ख़त्म कर चुके हो? हैव यू डन वर्क? अगर होता अपना काम तो फिर यूवर वर्क होता, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि काम ख़त्म कर चुके हो, तो यहाँ पे हैव यू डन वर्क? सूरज डूब नहीं चुका है, सन हैज़ नॉट सेट। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसने उठा के दे दिया। आगे है जी, मुझे इनाम दिया जाता है। मुझे इनाम दिया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस दिया गया है जी अगेन। तो यहाँ पे आई एम गिवन अ प्राइज, तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो उसका हम हेल्पिंग वर्ब इज है या एम या आर यूज़ करते हैं। और हर फिक्रे में थर्ड फॉर्म, तो आई एम गिवन अ प्राइज यहाँ पे यूज़ किया गया। ओके जी, अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है द चेंज द वॉइस। अगर एक्टिव में है तो पैसिव में कर दें, पैसिव में है तो एक्टिव में कर दें। तो यही हमने करना है चेंज द वॉइस में। तो पहला फिक्रा हमारे पास है जी, शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग। तो शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जी। तो द डॉग जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे द डॉग जो कि हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको हम उठा के इधर ले आएंगे, द डॉग हैज़ नॉट बीन। हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो उसके साथ हैज़ बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ बीन लगा दिया। चूँकि सब्जेक्ट हमारा जो द डॉग है इस ये भी सिंगुलर था, तो इसलिए द डॉग हैज़ नॉट बीन बीटन बाय हर। दूसरा आपके पास है, व्हाई डिड शी राइट सच अ लेटर? तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप डिड का यूज़ करते हैं जी। तो और जब हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस करते हैं तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं जी। तो यहाँ पे हमने लगा दिया वाई वाज, तो वहाँ वाई डिड था एक्टिव में, तो पैसिव में उसका होता है वाज या वर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई वाज सच अ लेटर जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। सच अ लेटर हमारा क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। सच वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय हर। ठीक है, तो ये हमारा पैसा, और एंड पे क्वेश्चन नंबर जरूर लगा देना है ताकि हमारी बात क्लियर हो जाए। ओके जी, अगला फिक्र है जी, द सडन नॉइस फ्राइटेंड द चाइल्ड। अचानक शोर ने बच्चे को डरा दिया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है फिक्रा है जिसको पैसिव में करना है। हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो तो चाइल्ड जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। द चाइल्ड वाज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइस। ओके जी, क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। तो ये अगेन उसने पैसिव वॉइस का फिक्रा दे दिया है, इसको अब हमने एक्टिव में करना है। तो पैसिव वॉइस किस टेंस का है जी, ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव में चेंज कर देंगे। हमें कैसे पता चला कि ये एक्टिव पैसिव वॉइस में कर दिया है? तो ये देखें जी, बाय हिम ये इसने बता दिया, ठीक है ना। और विल बी के साथ उसने क्या है, थर्ड फॉर्म रिटर्न लगा दी, ठीक है ना। विल बी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा करते हैं जो कि हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसने विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी। तो मतलब क्या है कि ये टेंस आपके पास पैसिव वॉइस का हो गया। तो इसलिए हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं जी, सॉरी एक्टिव में चेंज करेंगे। तो एक्टिव में ये हो जाएगा, ही विल राइट अ लेटर। अगला फिक्रा हमारे पास है जी, द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। तो ये क्या हो जाएगी, द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। तो ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस था जिसको हमने पैसिव में किया, जिस क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग लगाते हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। तो ये थी गाइज आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।